अरे देखो, देविका तो आज भी अपनी बेटी जैसी बहू से काम करवा रही है। खुद तो दफ्तर से आई है, अब कुर्सी पर बैठ जाएगी और बेचारी आरुषि को काम पर लगा दिया। वीणा जी ने अपनी रसोई की खिड़की से झांकते हुए कहा। सुमन जी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। और नहीं तो क्या, मुझे तो तभी पता था। ये मॉडर्न सासें बाहर भले ही बड़ी बड़ी बातें करें, पर घर में आते ही सारी महानता भूल जाती हैं। 2 महीने हुए नहीं कि सारा बोझ बहू पर डाल दिया। बाहर भले ही बड़ी तारीफें करती हैं, पर घर में तो सब पुरानी रीतियां ही चलती हैं। बेचारी आरुषि कितनी भोली है। वीणा जी और सुमन जी पास में ही रहने वाली देविका जी और उनकी बहू आरुषि के बारे में बात कर रही थीं। देविका जी एक कॉलेज में प्रोफेसर थीं और आरुषि से उनके बेटे प्रशांत की शादी को अभी मुश्किल से 3 महीने हुए थे। उनके घर में 4 लोग थे। देविका जी, उनके पति राजीव जी, बेटा प्रशांत और बहू आरुषि। देविका जी और आरुषि का रिश्ता बेहद दोस्ताना था। देविका जी हमेशा से मानती थीं कि घर सबका है और काम भी सबको मिलकर करना चाहिए। वे बाहर से आने के बाद भी आरुषि के साथ किचन का काम करती थीं। आज जब आरुषि शाम की चाय के लिए पकोड़े बना रही थी, तो देविका जी बाहर बालकनी में बैठकर लैपटॉप पर कुछ जरूरी मेल का जवाब दे रही थीं। दोनों अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर रही थीं, लेकिन बाहर से देखने वालों को यही लगा कि सास आराम फरमा रही है और नई नवेली बहू काम कर रही है। वीणा जी और सुमन जी जानबूझकर जोर जोर से बातें कर रही थीं ताकि आरुषि तक उनकी आवाज पहुंचे। आरुषि ने ये बातें सुनी तो उसे बुरा लगा। उसने तुरंत आकर देविका जी को धीरे से बताया, मम्मी जी, बाहर वीणा आंटी और सुमन आंटी पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रही हैं। देविका जी ने मुस्कुराते हुए आरुषि की ओर देखा और कहा, आरुषि, जो लोग अपने घर को छोड़कर दूसरों के घर की शांति में दखल देते हैं, उनके पास अक्सर बकवास करने के सिवा और कोई काम नहीं होता। तुम उनकी बकवास को सुनकर अपनी मेहनत से बने रिश्तों की डोर कमजोर मत पड़ने दो। हमें पता है कि हमारा रिश्ता कैसा है। तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो। आरुषि को सास की बात सही लगी और वो फिर से काम पर जुट गई। अगले सप्ताह देविका जी की बहन कल्पना जी उनके घर आईं। कल्पना जी का स्वभाव थोड़ा शिकायत भरा था और उन्हें हर चीज में कमी निकालने की आदत थी। अपने घर में उनकी अपनी बहू से भी कम बनती थी। जब कल्पना जी आईं तो आरुषि बालकनी के पौधों को पानी दे रही थी और देविका जी चाय और स्नैक्स तैयार कर रही थीं। क्या बात है देविका, तुम अकेली किचन में क्यों हो? बहू कहाँ है? वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रही? मुझे तो लगा था कि अब तुम अपनी रिटायरमेंट लाइफ से पहले ही आराम फरमाना शुरू कर दोगी। कल्पना जी ने आते ही कटाक्ष किया। अरे दीदी, मैं अभी कहाँ बूढ़ी हो गई हूँ जो आराम करूंगी। और रही बात आरुषि की, तो वो भी काम ही कर रही है। पौधों को पानी देना भी तो घर का ही काम है। देविका जी ने शांति से जवाब दिया, पहले उसे रसोई का काम कर लेना चाहिए था। पौधों में तो शाम को भी पानी लग सकता है। यहाँ सास अकेली लगी हुई है। यही संस्कार मिले हैं आजकल की लड़कियों को। मेरे घर तो मेरी बहू सुबह से रात तक काम करती है और मैं किचन में झांकती भी नहीं। कल्पना जी ने जोर देकर कहा। देविका जी ने दृढ़ता से कहा, दीदी, मेरी बहू समझदार है। हम दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए और हम साथ में क्वालिटी टाइम बिता सकें। और जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं बहू से सेवा क्यों करवाऊं? मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ, नौकरानी नहीं। मुझे अभी किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। देविका जी की बात सुनकर कल्पना जी चुप हो गईं, क्योंकि वो अपनी बहन के अटल स्वभाव को जानती थीं। दोपहर के खाने के बाद आरुषि थोड़ा आराम करने चली गई। शाम को आरुषि जब डिनर की तैयारी के लिए किचन में आई
तो देविका जी बाहर बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही थीं। तभी कल्पना जी रसोई में आ गईं और आरुषि को काम करते हुए देखकर बोलीं, बहू, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी सास ने तुम्हें शादी के कुछ ही महीनों में काम पर लगा दिया। अभी तो तुम्हारी घूमने फिरने की उम्र है, काम तो जिंदगी भर करना है। पर देविका भी ना कुछ समझती नहीं है। आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। हम सब मिलकर काम करते हैं, काम बहुत जल्दी निपट जाता है। तू बहुत भोली है बहू। तेरी सास तो सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है। वो तो बाहर अपनी सहेलियों से कह रही थी कि मिलजुल कर काम करना पड़ता है ताकि बेटा देखे और बहू हमेशा मुट्ठी में रहे। कुछ दिन की ही तो बात है, धीरे धीरे सारा काम इसी पर डाल दूंगी और आराम से राज करूंगी। ये सुनकर आरुषि को गहरा सदमा लगा। उसे लगा कि उसकी सास, जिसे वो माँ जैसा मानती थी, केवल नाटक कर रही थी। शायद बुआ जी सही कह रही हैं, आखिर वो उनकी सगी बहन है। आरुषि ने सोचा। तभी देविका जी किचन में आई तो कल्पना जी बाहर निकल गईं। आरुषि का मूड एकदम बदल गया। जो काम वो खुशी खुशी कर रही थी वो अब बोझ लगने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देविका जी से कहा, मम्मी जी, मेरा सिर दुख रहा है, मैं डिनर नहीं बना पाऊंगी। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। और बिना देविका जी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए वो सीधे अपने कमरे में चली गई। देविका जी हैरान रह गईं। अभी कुछ देर पहले तक आरुषि बिल्कुल ठीक थी, फिर इतनी जल्दी इसे क्या हो गया? उन्हें तुरंत अंदाजा हो गया कि उनकी बहन ने जरूर आरुषि के कान भर दिए हैं। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा और अकेले ही खाना बनाया। आरुषि रात के खाने के लिए भी बाहर नहीं आई। उसने अपनी प्लेट कमरे में ही मंगवा ली। देविका जी के बार बार बुलाने पर भी उसका व्यवहार रूखा रहा। शाम की चाय के समय भी आरुषि बाहर निकलकर नहीं आई। देविका जी ने ही चाय बनाई और कल्पना जी को चाय देने के बाद वो आरुषि के कमरे में चाय देने गई। पर आरुषि दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। उस समय ही उनकी इच्छा हुई थी कि अभी के अभी बात करें, पर वो चुपचाप बाहर आ गई। अगले दिन कल्पना जी के जाते ही देविका जी ने आरुषि को अपने कमरे में बुलाया। बहू, अब सच सच बताओ, बात क्या है? तुम कल शाम से इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो? अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो सीधे मुझसे कहो। बात को दिल में जमा करके मत रखो, वरना ये जहर बन जाएगी। बेहतर है कि हम हर बात पर खुलकर बात करें, देविका जी ने प्यार से कहा। तब आरुषि ने उन्हें कल्पना जी की सारी बातें बताईं और भावुक होकर कहा, मम्मी जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में ऐसी बातें करेंगी। आपको नहीं करना है काम तो मत कीजिए, पर कम से कम सबको ये मत कहिए कि आप सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रही हैं। देविका जी ने गहरी सांस ली और शांत मगर गंभीर स्वर में कहा, बहू, कच्चे कान की मत बनो, वरना लोग तुम्हारा घर बिगाड़ देंगे। मुझे प्रशांत को या दुनिया को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं काम में तुम्हारी मदद करूंगी तो भी मैं तुम्हारी सास हूं, और नहीं करूंगी तो भी मैं सास ही रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है लोग सिर्फ मेरे लिए तुम्हें ही बुरा कह रहे हैं? हो सकता है कि वो मुझे भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कह रहे हों, पर मैं तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि मुझे मेरे रिश्ते पर, तुम पर विश्वास है। ये दुनिया आग लगाने वालों से भरी हुई है। कोई तुम्हें भड़काकर तुम्हारी शांति छीनना चाहता है तो कोई तुम्हारी सासू माँ की। इसलिए अगर कोई ऐसी बात कहे तो सीधे आकर मुझसे पूछो। मन में शक की गांठ मत बांधो, क्योंकि बाहर वालों को अपना हितैषी बनाने वाले अक्सर अपने घर वालों को दुश्मन बना लेते हैं। सुनो सबकी, पर करो वही जो तुम्हें और तुम्हारे घर को सही लगे। समझाने का मेरा फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। देविका जी की बात सुनकर आरुषि को अपनी नासमझी पर बहुत पछतावा हुआ। उसे महसूस हुआ
कि उसने कितनी आसानी से एक बाहरी व्यक्ति की बात पर अपने सबसे प्यारे रिश्ते पर शक कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने बिना सोचे समझे आपके प्रति इतनी बातें सोच लीं। आज के बाद अगर कोई भी मुझसे कुछ भी कहेगा तो मैं सबसे पहले आपसे आकर सीधे पूछूंगी। मैं अपनी नासमझी के कारण अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी। आरुषि ने माफी मांगते हुए कहा और देविका जी के गले लग गई। इसके बाद आरुषि ने यही नियम बना लिया, जब भी कोई पड़ोसन या रिश्तेदार कोई उल्टी सीधी बात कहता तो वो सीधे और साफ शब्दों में बोलती, आपकी बात मैंने सुन ली, पर मेरे और मेरी सास के बीच सीधा संवाद है, आप चिंता ना करें। हमारे रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी है। तो दोस्तों, किसी भी रिश्ते में, खासकर नए रिश्तों में, भरोसा और आपसी बातचीत ही असली ढाल हैं। बाहरी लोग अपनी राय देंगे, आलोचना करेंगे या झूठ बोलेंगे, लेकिन आपके रिश्ते की सच्चाई और ताकत केवल आपको और आपके साथी को पता होती है। अपनी नासमझी के कारण अपने सबसे प्यारे रिश्ते पर शक करके अपना घर कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। इस कहानी से आपने क्या सबक लिया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको रोज ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने को मिलती रहें। नमस्कार।